सभी को नमस्कार। कालिदास की कालजयी कृति है विज्ञान शाकुंतल। कालजयी कृति या गौरव ग्रंथ जिसे अंग्रेजी में क्लासिक भी कहा जाता है, ऐसी कृति हुआ करती है जो प्रत्येक युग में, प्रत्येक देश काल में अपना नवीन अर्थ खोलती है और बदलते हुए समय के साथ निरंतर अपनी अर्थवत्ता नए नए रूपों में प्रकट करती जाती है। विज्ञान शाकुंतल कालिदास की ऐसी ही रचना है। विश्व साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है निश्चित रूप से यह नाटक। आज से 2000 वर्ष से भी पहले कभी कालिदास के समय उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य की सभा में, उनकी नाट्यशाला में पहली बार अभिज्ञान शाकुंतल खेला गया होगा। जैसा कि अभिज्ञान शाकुंतल की ही पुरानी पोथियों में प्रस्तावना में लिखा हुआ मिलता है कि रसभाव दीक्षा गुरोः महाराजस्य विक्रमादित्यस्य अभिरूप भूयिष्ठा परिषदीयम। रसभाव दीक्षा गुरु महाराज विक्रमादित्य की यह अभिरूप भूयिष्ठा रसिक जनों की, विद्वत जनों की परिषद या मंडली है। इसके सामने कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतल हम खेलने जा रहे हैं। यह प्रस्तावना में घोषणा की जाती है, पुरानी पोथियों में यह लिखा हुआ मिलता है। तब से आज तक पिछले 2 सवा 2 हजार वर्षों में शाकुंतल शायद सवा दो हजार से भी अधिक बार खेला गया होगा मंच पर। हमारा इतिहास लेखन कुछ इस प्रकार का रहा है कि हमने अभिज्ञान शाकुंतल की जो हजारों हजारों प्रस्तुतियां पिछले 2 ढाई हजार वर्षों में, 2 सवा 2 हजार वर्षों में हुई, उनका कोई लेखा जोखा सुरक्षित नहीं रखा। शेक्सपियर के गांव में, स्टेटफोर्ड अपॉन ओवन में, शेक्सपियर के जमाने से लगा करके आज तक नित्य प्रति शेक्सपियर के नाटक खेले जाते हैं। शेक्सपियर के संग्रहालयों में उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। शेक्सपियर के गांव में उनके जो 3 मकान हैं उनमें संग्रहालय हैं। एक एक बात उनकी सहेज करके रखी जाती है। कालिदास एक अर्थों में कवि के रूप में शेक्सपियर से बहुत बड़े हैं, पर हमने उनके लिए ऐसा कुछ नहीं किया। अब यह संभव हो सकता है कि प्राचीन काल में जो प्रस्तुतियां हुई उनके छिटपुट कहीं कहीं उल्लेख मिलते हैं, उनको तो सहेजना, एकत्र करना उतना उपादेय नहीं होगा। पर आधुनिक काल में पिछले 200 सवा 200 वर्षों में अभिज्ञान शाकुंतल की जो प्रस्तुतियां रंगमंच पर हुई, उनका लेखा जोखा हम तैयार कर सकते हैं। यह काम संस्कृत के विद्वानों को करना चाहिए था, उन्होंने तो नहीं किया। कुछ रंगकर्मियों ने बहुत आंशिक रूप में थोड़ा सा यह कार्य किया है। डॉक्टर अज्ञात की पुस्तक भारतीय रंगमंच का इतिहास, उसमें शाकुंतल की प्रस्तुतियों का कुछ कुछ कहीं कहीं विवरण दिया गया है। प्रतिभा अग्रवाल का भारतीय रंगकोश है, उसमें संस्कृत नाटकों की भी प्रस्तुतियों के विवरण संग्रहित किए गए हैं। ऐसी ही कुछ कुछ पुस्तकों में, और विशेष रूप से अद्यतन जो कार्य है महेश चंपकलाल का, प्रोफेसर महेश चंपकलाल, जो भारतीय रंगमंच के जाने माने विशेषज्ञ हैं और रंगकर्मी भी हैं, उन्होंने अपने लेखों में और अपनी पुस्तकों में कुछ इस प्रकार का दस्तावेजीकरण किया है या डॉक्यूमेंटेशन किया है। यह काम अभी भी शेष है और ये बहुत बड़ी परिकल्पना प्रोजेक्ट यह हो सकता है कि पिछले सवा 200 सालों में 1789 से लगा करके 2024 की आज की तिथि तक अभिज्ञान शाकुंतल कहाँ कहाँ कितनी बार विश्व में खेला गया। भारत में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में, चीन में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में शाकुंतल की प्रस्तुतियां कब कब हुई और किस किस दृष्टि से हुई, कितने दृष्टिकोणों से, कितनी शैलियों में शाकुंतल को प्रस्तुत किया गया।
कालिदास की समर रचना को। यह भारतीय संस्कृति के गुणगान करने वालों को यह काम करना चाहिए था। हमने अपनी संस्कृति के लिए हमारी सबसे बड़ी कालजयी रचना महाभारत और वाल्मीकि रामायण के पश्चात जो है, उसके प्रति अपने दायित्व का कोई पालन इस प्रकार से नहीं किया। मैं शाकुंतल की जो प्रस्तुतियां हुई हैं आधुनिक काल में, आसन्न अतीत में, उनका यथासंभव जो थोड़ा बहुत विवरण मेरे पास है उसको देने का प्रस्तुत उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और यह व्याख्यान श्रृंखला होगी जो कम से कम 3 वक्तव्यों में प्रस्तुत की जाएगी, 4 भी हो सकते हैं। रंगमंच में जो रुचि रखने वाले हैं, संस्कृत नाटक में जो रुचि रखने वाले हैं, शाकुंतल को और कालिदास को जो समझना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि इसे सुने। आधुनिक रंगमंच पर अभिज्ञान शाकुंतल कितनी शैलियों में खेला गया। अभिज्ञान शाकुंतल वह जो प्रोसिनियम थिएटर है, चौखटे वाला रंगमंच है जिसमें कि ड्रॉप कर्टेन होता है और एक विभाजन रहता है प्रेक्षक और प्रयोक्ता के बीच, परफॉर्मर और ऑडियंसेस के बीच, उस पर यथार्थवादी शैली में खेला गया विज्ञान शाकुंतल। पारसी रंगमंच जो 19वीं शताब्दी में प्रकर्ष पर था भारत में, और अद्भुत अनोखा रंगमंच हुआ लगभग 100 वर्षों तक पूरे देश को, जिसने एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में अभिभूत कर दिया, सराबोर कर दिया रस से। और सस्ती लोकप्रियता से समझौता भी किया, छिछोरापन भी उसमें आया, उस पर भी अभिज्ञान शाकुंतल खेला गया। नृत्य नाटिका के रूप में खेला गया, पहले के रूप में खेला गया, मूक नाट्य के रूप में खेला गया, आख्यान शैली में, कथा गायन शैली में खेला गया। और भी शैलियां हो सकती हैं। नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच बनाकर भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार खेला गया, उसकी तो चर्चा मैं यथासंभव करूंगा ही। अनेक शैलियों में अभिज्ञान शाकुंतल पिछले 125 सालों में, 1789 1779 के साल से लगाकर 2024 तक खेला जाता रहा है। हम क्या दिखाना चाहते हैं शाकुंतल की प्रस्तुति के द्वारा, क्या आइडिया प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसकी क्या अंतर्वस्तु हमारी दृष्टि में है, उसको हम किस तरह से पढ़ते हैं। इन अलग अलग प्रस्तुतियों में, जो हजारों प्रस्तुतियां इन 200 सवा 200 सालों में हुई हैं अभिज्ञान शाकुंतल की, उनमें अलग अलग दृष्टिकोणों से उसको प्रस्तुत किया गया है। यह किया जा सकता है, अगर नहीं किया गया तो किया जाना चाहिए, क्योंकि एक कालजयी कृति अपनी कई धाराएं, कई अर्थविच्छित्तियां, कई अंतर्ध्वनियां प्रकट करती है और कई दृष्टियों से उसे देखा जा सकता है। कालिदास की विज्ञान शाकुंतल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनमें से जिस दृष्टि से भी उसको देखते हैं वह एक महावाक्य बनता है, उसमें एक वाक्यता रहती है, वह एक मुकम्मल डिस्कोर्स, एक संपूर्ण विमर्श खड़ा करता है। चाहे चाहे आप उसको नागर सभ्यता और आश्रम की संस्कृति के बीच के द्वंद्व के रूप में देखें, तो पहले अंक से लगा करके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे अंकों में होते हुए 7वें अंक तक ये जो तनाव है दो संस्कृतियों के बीच, एक शहर की सभ्यता और एक आश्रम की संस्कृति, उसके बीच ये जो आमना सामना होता है, इसकी एक बड़ी कृति के रूप में, अद्भुत और अनोखी कृति के रूप में, एक अनोखा आख्यान रचने वाली कृति के रूप में शाकुंतल, उसको हम इस तरह से भी खेल सकते हैं। भारतीय संस्कार, भारतीय जीवन मूल्य की वह अनोखी प्रस्तुति है शाकुंतल। यह तो हमारे राघव भट्ट आदि टीकाकार बताते हैं कि किस तरह से धर्म का आख्यान है आद्यंत शाकुंतल। जैसे ही आश्रम की सीमा में प्रवेश करने को होता है दुष्यंत, पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्ती न मापनुहि, यह आशीर्वाद ब्रह्मचारी उसको दे डालते हैं। एक एक वाक्य में धर्म का आख्यान हमारे टीकाकार बताते हैं। ये हमारी परंपरा है। ये पश्चिम की जो समीक्षा की प्रणाली है,
उससे कहीं ज्यादा व्यापक फलक पर एक बड़े क्लासिक को, कालजयी रचना को समझने की हमारी टीकाकारों की जो प्रणाली है, यह भारतीय जीवन मूल्यों की, भारतीय संस्कार और भारतीय जीवन बोध की कृति के रूप में उसकी व्याख्या जिस तरह से टीकाकार करते हैं, प्राचीन धर्म के आख्यान के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं, एक आधुनिक दृष्टि से एक मनोविज्ञान की कृति, एक अधूरेपन का अनुभव अपने भीतर, नगर की नागर स्त्रियों से तृप्ति नहीं है, और एक अलौकिक अद्वितीय स्त्री की खोज, चिरंतन नारी की खोज एक पुरुष के द्वारा, उसका तो अद्भुत आख्यान फिर मणिक्कर हमारे समय में रचते हैं जब वे रंग शाकुंतल को रंगमंच पर खेलते हैं। और एक सीधी सच्ची प्रेम कथा के रूप में भी शाकुंतल खेला ही जाता है, प्रेम की कहानी है, यह तो सभी इस रूप में उसको खेलेंगे ही। श्रृंगार का नाटक है, प्रेम का नाटक है, सीधे सीधे केवल इसी रूप में उसको खेल दिया जाए, सुंदर है, रोमांटिक है, अच्छी कविता है, भाव है, सौंदर्य दृष्टि है, इस रूप में भी उसको खेला जा सकता है। मैं आरंभ करता हूं। सर विलियम जोन्स का आगमन हुआ भारत में। 48 साल की उम्र सर विलियम जोन्स को मिली। काम उन्होंने बड़े बड़े किए। 38 साल की उम्र में उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा, जहाज से उतरे 1774 ईस्वी में शायद। और उस समय तक उनकी ख्याति एक विधि विशारद के रूप में यूरोप में थी। उनकी किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनकी ला पर जो पुस्तकें हैं वे चलती थी। एक कवि के रूप में भरी, कवि के रूप में ख्याति उनकी थी। कीट्स और शैली के समतुल्य वे कवि हैं। उनकी कविताएं पढ़ करके भी मुझे लगा कि हाँ, वे अच्छे कवि हो सकते थे। और बाद में भी वे लिखते रहे। बाद में जो उन्होंने लिखा वह तो और भी अद्भुत है। उन्होंने वैदिक सूक्तों के वजन पर अंग्रेजी में वैदिक देवताओं पर कविताएं लिखी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में। वो हिम्स हैं अंग्रेजी में वैदिक देवताओं पर। बहुत सारे अद्भुत कार्य विलियम जोन्स ने अपनी 48 साल की जिंदगी में किए। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट था, अदालत थी कलकत्ता में, उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में वे बुलाए गए थे। 8 भाषाएं कम से कम अच्छी तरह जानते थे, फारसी, अरबी, लैटिन, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच, और अंग्रेजी में तो माहिर थे ही। हाफिज जैसे विश्व कवि का, फारसी के महान कवि का वे बहुत सुंदर अनुवाद कर चुके थे। भारत में आकर के उनको लगा कि संस्कृत सीखनी चाहिए। 3 महीने में करीब उन्होंने संस्कृत सीखी। बहुत संघर्ष करना पड़ा उनको, पढ़ाने को कोई तैयार नहीं था। कलकत्ते में पंडित पास के गांव में जाकर के पंडित राधाकांत से संस्कृत उन्होंने पढ़ी। उसकी कथाएं अलग हैं। और मनुस्मृति का अनुवाद उनको करना था ताकि अदालत के काम में सुविधा हो, हिंदुओं के जो मामले हैं कानूनी, उन पर न्याय करने में सुविधा हो। पंडितों से संवाद फिर उनका होने लगा। जो पंडित बात नहीं करना चाहते थे उनसे संस्कृत में भी बातचीत उनकी होने लगी। उन्होंने पूछा कि क्या इस संस्कृत भाषा में काव्य, नाटक आदि भी हैं? तो पंडितों ने बताया कि हाँ, बहुत सारे काव्य और नाटक हैं। उन्होंने पूछा कि जो सबसे अच्छा नाटक हो उसको हमको बताइए। तो पंडितों ने कहा कि शायद राधाकांत पंडित ने या गोवर्धन पंडित थे, कम से कम 5 6 7 पंडितों से उनका बहुत अच्छा संवाद था। बाकी जो औपनिवेशिक दृष्टि, औपनिवेशिक मानसिकता विलियम जोन्स की रही होगी, उस पर भी मैंने खूब चर्चा की है। मेरा वीडियो विलियम जोन्स पर है, पूर्व पश्चिम के संवाद पर मैंने बात की है। लेकिन उनको बताया गया कि सबसे अच्छी रचना कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतल है। तो उन्होंने उसकी पोथियां प्राप्त की, उसको पढ़ा, फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद करना शुरू किया। 1779 में विलियम जोन्स का यह अनुवाद कालिदास की अमर रचना अभिज्ञान शाकुंतल का छपा। 17 अगस्त 1788 में उन्होंने अनुवाद पूरा किया था। 1779 में मूल संस्कृत पाठ के साथ अभिज्ञान शाकुंतल का प्रकाशन हुआ, जिसको मैं कहता हूं कि यह विश्व के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से है। और जिस दिन 1789 में
विलियम जोन्स का अभिज्ञान शाकुंतल छप करके आया, उस दिन के बाद से दुनिया वैसी नहीं रह गई जो उसके पहले थी। यह बात मैं बीसियों बार सार्वजनिक मंच पर विद्वानों के बीच कहता आया हूँ। किसी ने यह नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि मैं सबूत देता हूँ कि क्यों दुनिया बदल गई। विलियम जोन्स का अभिज्ञान शाकुंतल जिस दिन छप करके आ गया, उस दिन से उसके बाद तो 1790 से 1807 के बीच पांच पांच बार उसके रिप्रिंट हुए। फ्रांस के एक पंडित हैं, अच्छे साहित्य समीक्षक हैं, रेमंड श्वाब। उन्होंने ओरिएंटल रिनेसा नाम से पुस्तक लिखी है। उसमें यह जो 1790 के बाद का समय है उसको उन्होंने शाकुंतल युग, इरा ऑफ अभिज्ञान शाकुंतल उन्होंने कहा। बहुत सारी तब्दीलियां हुई यूरोप की मानसिकता में। 1789 में ही जिस साल वह छप करके आया था, उसी साल अभिज्ञान शाकुंतल का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स का कलकत्ता थिएटर में खेला गया। अंग्रेजों ने बनाया था, अपने लिए क्लब बनाया था कि उसमें हम शेक्सपियर के नाटक देखेंगे अपने मनोरंजन के लिए। उनको जब पता चला कि सर विलियम जोन्स जो मजिस्ट्रेट हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में, विद्वान भी हैं, बड़े संस्कृत भाषा के भी पंडित हो गए हैं, उन्होंने यहाँ की एक अच्छी नाट्य कृति का अंग्रेजी अनुवाद किया है, तो अनुवाद खेला गया है। इसलिए इसे 1779 से लगा करके अभिज्ञान शाकुंतल के मंचन की श्रृंखला आधुनिक युग में प्रारंभ होती है। उसको मैं तीन पड़ावों में बांटता हूँ। तो उसके छपने के साथ में ही भारत में एक पुनर्जागरण का जो काल आरंभ हो रहा था, उसमें शाकुंतल एक निमित्त कारण बना। यह मेरा दृढ़तापूर्वक अ, मानना है, सुदृढ़ विश्वास है कि शाकुंतल एक निमित्त कारण था, प्रबल निमित्त कारण था भारतीय पुनर्जागरण के पीछे। विश्व संस्कृति और विश्व साहित्य में जो एक क्रांति हुई, उसके पीछे भी अभिज्ञान शाकुंतल एक कारण था। और अभिज्ञान शाकुंतल के माध्यम से भारतीय रंगमंच की अस्मिता की खोज का एक सिलसिला, एक उपक्रम प्रारंभ हुआ। तो भारत के राष्ट्रीय रंगमंच की पहचान का भी उपक्रम उसके माध्यम से आरंभ हुआ। जैसा मैंने कहा कि मैं इस पूरी रंग यात्रा के, जो विज्ञान शाकुंतल की पिछले 250 सालों में, 230 सालों में जो यात्रा है, उसके तीन प्रस्थान बिंदु या तीन पड़ाव मानता हूँ। पहला प्रस्थान बिंदु तो अभिज्ञान शाकुंतल का प्रकाशन 1779 होना चाहिए। 1779 में जैसे ही होता है, उसके साथ ही आरंभ हो जाता है। और दूसरा प्रस्थान बिंदु भारतेंदु द्वारा विक्टोरिया नाटक मंडली के अभिज्ञान शाकुंतल का अवलोकन जिस दिन किया गया, उस दिन से आरंभ होता है। यह लगभग 80 से ज्यादा वर्षों का जो काल है, 1779 से लगा करके 86 वर्षों का काल है, 1875 से 1875 तक का यह पहला पड़ाव है। 1875 से 1980 के आसपास तक का जो समय है, 100 से अधिक वर्षों का लगभग, यह दूसरा पड़ाव है अभिज्ञान शाकुंतल की रंग यात्रा का। तो तीसरा पड़ाव 1982 में आरंभ होता है, जिस साल कावलम नारायण पणिक्कर ने अपना विज्ञान शाकुंतल प्रस्तुत किया। ये तीन पड़ाव में अभिज्ञान शाकुंतल की रंग यात्रा के मानता हूं। तीन प्रस्थान बिंदु इस प्रकार से हैं: 1779 से लगा करके 1875 तक पहला पड़ाव, दूसरा पड़ाव 1875 से 1980 या 1982 तक, तीसरा पड़ाव 1982 से लगा करके आज तक। पहला पड़ाव जिस साल छपा है विज्ञान शाकुंतल, उसी साल उसका मंचन भी हुआ, वहां से आरंभ होता है। फिर सिलसिला चल निकलता है, भारत के जो नाटक खेलने वाले लोग हैं उनका ध्यान जाता है। कालिदास ने इसलिए नहीं लिखा था विज्ञान शाकुंतल की पंडित लोग पढ़ेंगे और क्लास में पढ़ाया जाएगा, इसके लिए नाटक नहीं लिखे जाते हैं। नाटक रंगमंच पर खेलने के लिए लिखे जाते हैं। भभूति ने, कालिदास ने नाटक अपने रंगमंच पर खेलने के लिए लिखे थे।
उनको तब तक सही सही नहीं समझा जा सकता जब तक कि उनको रंगमंच पर सही सही उसी दृष्टि से प्रस्तुत न किया जाए जो महाकवि की दृष्टि रही होगी या एक बड़े निर्देशक की दृष्टि हो सकती है। 1779 से आरंभ होता है यह जो सिलसिला या उपक्रम। पहले पड़ाव में लगभग 86 सालों तक पारसी थिएटर कंपनियों के द्वारा पारसी शैली में बहुत अधिक मंचन विज्ञान शाकुंतल का किया जाता रहा, और उर्दू भाषा या हिंदुस्तानी भाषा में उसके जो अनुवाद थे वे खेले गए। उल्लेखनीय प्रस्तुतियों में 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स के सामने दाजी पटेल की ओरिजिनल विक्टोरिया कंपनी द्वारा प्रस्तुति दी गई। इम्प्रेस नाटक मंडली द्वारा हाफिज मोहम्मद के निर्देशन में प्रस्तुतियां दी गई 1886 के आसपास। आगरा नाटक मंडली, यह भी पारसी थिएटर कंपनी थी, उसमें मिर्जा नज़ीर बेग के द्वारा, या मिर्जा पढ़ा जाए, मिर्जा नज़ीर बेग के द्वारा 1899 में प्रस्तुति दी गई। इस तरह की अनेक प्रस्तुतियों के उल्लेख मिलते हैं। ये भारत में हुई प्रस्तुतियां। भारत के बाहर बहुत सुगबुगाहट हो रही थी। विलियम जोन्स का अंग्रेजी में अनुवाद जैसे ही छप करके आया, इंग्लैंड में, यूरोप के दूसरे देशों में, और एक फोर्स्टर थे जर्मनी में, जो एक राजनीतिक कर्मी थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, साहित्य प्रेमी भी थे। उन्होंने विलियम जोन्स का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा, प्रभावित हुए, उन्होंने जर्मन भाषा में उसका अनुवाद किया। वो जर्मन भाषा में छप करके आया। वही थे के पास, या गेटे भी उच्चारण उनके नाम का किया जाता है, जो विश्व के महान कवि उस समय माने जाते थे, उनके पास यह पहुंचा और वे अभिभूत हुए, इससे सम्मोहित हुए। उन्होंने जर्मन भाषा में उडस्ट दाऊ इत्यादि जो कविता लिखी है, उसका अंग्रेजी अनुवाद भी मिलता है और छपा है किताबों में। वासुदेव विष्णु मिराशी ने उसका संस्कृत में अनुवाद किया है। वासंतम कुसुमम फलम च युगपत ग्रीष्मस्य सर्वम चेयत् यच्चान्यन् मनसो रसायनम अहो संतर्पणम मोहनम एकीभूतमभूत पूर्वमथवा स्वर्लोक भूलोकयोरैश्वर्यं यदि वांछसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। वसंत के फूलों की सुषमा और ग्रीष्म के फलों की जो मिठास है, वह युगपत या एक साथ देखना चाहते हो, और जो कुछ भी मन का रसायन है, संतर्पण है, मन को तृप्त करने वाला है, मोहित करने वाला है, वह सब एक जगह देखना चाहते हो। स्वर्गलोक और भूलोक का मिलन यदि एक किसी किताब में एक साथ देखना चाहते हो तो मेरे मित्रों, एक किताब है शकुंतला, इसको पढ़ो। ऐसा गुइथे ने या गेटे ने जर्मन भाषा में अपनी उस कविता में बताया। यह बड़ी बात मानी गई कि गेटे जो विश्व कवि हैं, महान नाटककार हैं, वो इतने अभिभूत होते हैं। और गेटे की जो, गोइथे की जो अंतिम रचना है फाउस्ट, उस पर असर आया कालिदास का। उसके साथ यूरोप के साहित्य पर असर आया, गेटे के समकालीन कवियों पर असर आया जर्मनी में, और यूरोप के रोमांटिक कवियों पर कालिदास का असर आया। पर प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से आया। जर्मनी और फ्रांस में शाकुंतल के मंचन हुए। यह यूरोप की मानसिकता बदली भारत को लेकर के है। इसलिए मैं मानता हूं कि विश्व वैसा नहीं रह गया जब विज्ञान शाकुंतल अंग्रेजी अनुवाद सहित छप करके आया। तो सर विलियम जोन्स के लिए इतना तो कम से कम कृतज्ञता का भाव होना ही चाहिए। जितनी भी गालियां उनको दी जाए और जितना बुरा भला कहा जाए, सब कुछ ठीक कहा जाए उनके बारे में, जो कुछ कहा जा रहा है भले ही, कि उन्होंने दुनिया को बता दिया कि भारत के पास इतनी महान रचना है। संस्कृत के पंडितों ने तो नहीं छापा था, वो तो पोथियां रखे हुए थे, गुरुकुलों में भी तो नहीं पढ़ाया जा रहा था अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास का। वैश्विक क्रांति हुई, उसके अनेक सबूत हैं। संस्कृत की अच्छी विदुषी हैं लिन बंसेट बोदो, फ्रांस में, उनके लेख मैंने प्रकाशित किए हैं। नाट्यशास्त्र इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जो वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में मेरे द्वारा आयोजित थी, उसमें एक पूरा सेक्शन था, उसकी प्रोसीडिंग्स मैंने संपादित की है। उनके और भी लेख प्रकाशित हैं।
उन्होंने बहुत सारे ऐसे संदर्भ दिए हैं जिनमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से फ्रांस में शाकुंतल का असर आ रहा था। यह भी उन्होंने ही कहा है कि इसको शाकुंतल इरा कहने लग गए थे वहाँ के लोग। और हर्डर जो वहाँ के बड़े दार्शनिक हैं, उन्होंने ये कहा कि संस्कृत को धर्म की भाषा के रूप में ही क्यों प्रचारित किया जाता है? कहाँ तक वेद और वेदांगों की ही बात की जाती रहेगी? क्यों नहीं हमको अभी तक बताया गया कि इतनी महान रचना संस्कृत में है? इट इज हियर दैट द माइंड एंड कैरेक्टर ऑफ ए नेशन इज बेस्ट ब्रॉट टू लाइफ बिफोर अस। इतने सजीव रूप में देश की मानसिकता और देश का जो भाव है वो हमारे सामने इस रचना में आया है। ये हमको पहले से पता क्यों नहीं चला? एंड I gladly admit that I have received a truer and more real notion of the manner of thinking among the ancient Indians from this one Shakuntala than from the Upangas and the Vedas. मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने भारत की सच्ची तस्वीर इसके द्वारा जानी, इस शकुंतला के द्वारा, जो वेद वेदांगों से कदाचित मैं नहीं जान सकता था। यह उनका कथन था। फ्रांस में जेरार्ड डे नर्वल ने 1850 में बेले की विधा में इसे प्रस्तुत किया। ओपेरा डे पेरिस में 14 जुलाई 1850 के दिन रेयर के निर्देशन में यह प्रस्तुति हुई। मिशेल एक नाट्यकार हैं फ्रेंच भाषा की। दी व्यूमन उन्होंने नाटक लिखा 1859 में। उसकी नायिका, फ्रेंच नाटक की नायिका कहती है कि हमारे देश की नव युवतियों को कालिदास की शकुंतला से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरह से वह साहस के साथ आगे आई, दुष्यंत से उसने प्रेम किया और विवाह किया। हमारे देश की युवतियां इतनी आजाद ख्यालों की नहीं हैं। यह जो नारी की स्वतंत्रता का भाव जागृत हो रहा था यूरोप में, वहां की स्त्री लेखिका ने यह माना कि स्त्री विमर्श की दृष्टि से शाकुंतल हमारे लिए प्रेरणादायी कृति है। यह उनकी व्याख्या है। यह भी कालिदास की शकुंतला की एक व्याख्या और सही व्याख्या अपनी दृष्टि से हो सकती है। शाकुंतल एक ऐसा हीरा है जिससे कि कई कई किरणें कई कई दिशाओं में फूटती हैं और अपनी अपनी दृष्टि से उसको देखा जा सकता है। फोस्टर ने जो अनुवाद किया था जर्मन भाषा में, उसे पढ़ने के बाद कोई थे अभिभूत थे। उसके 40 साल बाद शेजी, जो बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान हैं फ्रांस के, उन्होंने शाकुंतल का एक क्रिटिकल एडिशन तैयार किया और गोइथे के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत जो हुआ था, उसके उसको प्रदर्शित करते हैं उन्होंने गोइथे के पास उसकी प्रति भेजी, छपी हुई किताब उन्होंने भेजी कि आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया था विज्ञान शाकुंतल की तरफ। आपने इतनी प्रशंसा जो उसकी की थी, आपको यह मैं समर्पित कर रहा हूँ। उसका उत्तर देते हुए गोइथे ने कहा कि 40 साल हो गए, अभी भी वही सम्मोहन मेरे मन पर चित्त पर है। मेरी रातों को सुकून भरा बना दिया है अभिज्ञान शाकुंतल ने। हालांकि गेटे फारसी कविता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो फारसी के बड़े कवियों से, वे कालिदास से भी ज्यादा अभिभूत थे। यह एक अलग बात है। लेकिन कालिदास का बहुत गहरा असर जो उन पर आया, और जो पूरा परिप्रेक्ष्य बदल गया, मानसिकता बदल गई। कि फाउस्ट में जो स्टेज मैनेजर है, सूत्रधार है, वह कहता है कि सारी कायनात रंगमंच पर उतर आई है। यही तो कालिदास का प्रभाव है कि सारी सृष्टि अष्टमूर्ति शिव के रूप में अभिज्ञान शाकुंतल की नांदी में वहां उपस्थित होती है। उससे प्रभावित होकर के गए कि ये यूरोप के नाटक में यह बात नहीं कही जा सकती थी कि सृष्टि उतर आई है रंगमंच पर। हमारे रंगमंच पर देवता उतरते हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार सारे देवता विराजमान हो जाते हैं। जब संस्कृत नाटक खेला जाता है, ब्रह्ममंडल बनता है। लेकिन गोईठे कहलाते हैं अगर, तो ये कालिदास बोल रहा है वहां। भारत में इसी पहले पड़ाव के अंतर्गत जो है 80 साल से अधिक का पहला पड़ाव है, 1779 से लगा करके 1880 तक का, इसमें भारत के गौरव की पहचान और राष्ट्रीय स्वाभिमान की पहचान शाकुंतल बनता गया। उसके सबूत में देता हूं कि इस प्रकार से अलग अलग दृष्टियों से पारसी पारसी रंगमंच की कंपनियां उसको खेल रही थी। लेकिन वे व्यावसायिक कंपनियां थीं, लोकप्रियता से भी समझौता करती थी, नाच गाना उनमें भरपूर रहता था।
हजार हजार दर्शक एक साथ देखते थे, 5,000 से लगा करके 10-10 हजार तक के दर्शक कई बार पारसी लोकप्रिय नाटक को देखते थे। टिकट इतने अधिक बिकते थे, आसानी से मिलना मुश्किल हो जाता था अच्छे जो नाटक होते थे। तो यह पहला पड़ाव है। और उसके साथ यह जो 1880 तक अलग अलग पारसी नाट्य कंपनियों के द्वारा भारत के अलग अलग नगरों में, उत्तर भारत के नगरों से लगा करके महाराष्ट्र तक संगीत और नृत्य के साथ, गायन वादन के साथ, लोकनाट्य की शैलियों का सम्मिश्रण करते हुए खेला गया अभिज्ञान शाकुंतल, इन 80 सालों में यह पहला पड़ाव है। और उसके बाद एक अति पर पहुंच जाता है पारसी रंगमंच। पैसा खूब आ रहा है, टिकट ऐसे बिक रहे हैं और ऐसी क्रेज है, ऐसी ललक है जनता में। जो नाटककार हैं वे तो आइकॉन्स बन जाते हैं, विभूतियां माने जाते हैं इस दौर में। राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब और अगाहष्ट कश्मीरी, ये आज के फिल्मी सितारों से ज्यादा बड़े हीरो उस समय के बन गए थे। और जो पारसी रंगमंच कंपनियों के नायक नायिका थे वो भी बड़े लोकप्रिय होते ही थे। ये बड़ा रंगमंच का आंदोलन था। इसका अधपतन भी हुआ क्योंकि इसमें छिछोरापन आया। और उसको देख करके उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारतेंदु ने जो कह दिया एक वाक्य, उससे दूसरा प्रस्थान आरंभ हुआ। उस पर मैं फिर आगे बात करूंगा। आज की बात यहीं तक समाप्त करते हैं। और यह चर्चा आगे जारी रहेगी, आगे चलती रहे, इसके लिए आप इसको सुनते रहें और मेरे इस YouTube के चैनल को, YouTube की इस धारावाहिनी को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।